ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड द मनी मार्केट और हमने उसमें मनी एंड बैंकिंग कवर कर लिया, मनी सप्लाई कवर कर लिया, मनी डिमांड कवर कर लिया। हम इन सबको मिक्स कर देंगे। जो हमारी थ्योरी थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी फॉर इंटरेस्ट रेट वो द कीन्सियन थ्योरी। सही है। ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं एलपी थ्योरी जो है फॉर इंटरेस्ट रेट, वो कीन्सियन की थ्योरी थी। तो कीन्सियन के अकॉर्डिंगली जो मनी डिमांड होती है वो एक्टिव प्लस आइडल बैलेंस होती है। और हमने ये चीज लास्ट क्लास में सीख ली थी कि मॉनेटरिस्ट इस चीज को अपोज करते थे और मॉनेटरिस्ट ये कहते थे कि यार ये आइडल बैलेंस मनी डिमांड नहीं होता, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी नहीं होती, सिर्फ ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी होती है। तो मनी बैलेंस अकॉर्डिंग टू द कीन्सियंस कंसिस्ट ऑफ एक्टिव बैलेंस विच इज ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी प्लस आइडल बैलेंस विच इज स्पेक्यूलेटिव। ठीक है। तो हमने मनी डिमांड लास्ट क्लास से बनाना सीख लिया था। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था मनी सप्लाई क्या होता है। सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में पूरी मनी सप्लाई होती है। तो इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटी ऑफ मनी जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो यू शुड कीप इन माइंड कि मनी सप्लाई इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। सही है, मनी सप्लाई इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, चाहे वो इंटरेस्ट रेट भी क्यों ना हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो मनी डिमांड और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मनी सप्लाई इज अ वर्टिकल लाइन जो कि शो कर रही है कि मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। तो मनी सप्लाई सिर्फ एक सोल पार्टी के कंट्रोल में विच इज सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक हमेशा ये कोशिश करेगी कि मनी सप्लाई शुड बी स्टेबल। तो मनी सप्लाई इज अ वर्टिकल लाइन। इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द मनी सप्लाई तो मनी सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट, एंड इफ द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द मनी सप्लाई तो मनी सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रही है, सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई मैंने आपको सिखा दिए थे। तो ऐसे बहुत सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और मनी सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करते हैं, और ऐसे बहुत सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं तो मनी सप्लाई को लेफ्ट पर भी शिफ्ट करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है और ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो बॉन्ड्स इशू करती है, जब आप आवाम को बॉन्ड्स बेचते हो तो आवाम आपको पैसे दे देती है, तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। और डिफ्लेशन के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे नॉर्मली गवर्नमेंट्स मनी सप्लाई को बढ़ाती हैं। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। नाउ मॉनेटरी इक्विलिब्रियम हेल्प्स यू इन इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन। मॉनेटरी इक्विलिब्रियम हेल्प्स यू इन इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन। देखो, जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होते हैं तो आपके पास एक इंटरेस्ट रेट आता है। आप देखो, मैंने यहाँ पर मनी सप्लाई बनाया हुआ है, मनी डिमांड बनाया हुआ है, और मेरे पास एक इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आ गया है जहां पर मार्केट, मनी मार्केट अभी ऑपरेट कर रही है। Now the interest rate should always be like this, and the money demand and money supply are always equal। क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं भी होंगे ना तो इंटरेस्ट रेट खुद वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द इंटरेस्ट रेट इज R1, अगर इंटरेस्ट रेट R1 है तो आप R1 पे नोटिस करो मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी डिमांड कम है। R1 पे आप नोटिस करो मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी डिमांड कम है। तो जब R1 पे मनी सप्लाई ज्यादा है और मनी डिमांड कम है तो क्लियरली एक चीज हो गई है कि इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे डाउनवर्ड इम्पैक्ट आ रहा होगा। इसका मतलब जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो सरप्लस होती है ना। इसी तरीके से जब मनी सप्लाई मनी डिमांड से ज्यादा है तो देयर विल बी एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। बैंक्स के बाद बहुत पैसा पड़ा हुआ होगा पर उस पैसों की डिमांड नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, ताकि लोग जो हैं वो मनी की डिमांड को बढ़ाएं, ताकि लोग जो हैं वो लोन्स लें, बोरोइंग बढ़े। वरना तो फिर मनी मार्केट खराब हो जाएगी। इसका मतलब कुल मिला के अगर इंटरेस्ट R1 होगा तो वो खुद ब खुद R पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट R2 है, R2 का मतलब ये हुआ कि मनी डिमांड इज ग्रेटर देन मनी सप्लाई। आप देख लो इस इंटरेस्ट रेट पे मनी डिमांड ज्यादा है, मनी सप्लाई कम है, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। बैंक्स के पास इतना पैसा नहीं है जितनी पैसों की डिमांड है। तो जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो इकोनॉमी में शॉर्टेज होती है ना। तो इसी तरीके से जब मनी डिमांड मनी सप्लाई से ज्यादा होगा तो देयर विल बी द शॉर्टेज ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विच इज शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और वापस मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल हो जाएंगे। वापस मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है?
ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज होती है जिसको कहते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज एमटीएम। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज एमटीएम। नाउ व्हाट इज एमटीएम? There are two types of MTM. One is a direct monetary transmission mechanism जो कि monetarist ने बताया था। One is a direct monetary transmission mechanism जो कि monetarist ने बताया था। सही है। और एक आपका monetary transmission mechanism है indirect जो कि कीनसियन ने बताया था। सही है। अब ये वाला जो ग्राफ मैंने ऊपर आपको कराया है ना, ये तो बेसिक खाली ये शो कर रहा है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है, पर इनके मॉडल्स बहुत डिफरेंट हैं कीनसियन और मॉनेटरिस्ट के। ये वाला जो मॉडल अभी मैंने आपको बताया ना, ये पूरा मॉडल कीनसियन का है। कीनसियन ये कहता है कि जब इंटरेस्ट रेट R1 होगा तो देयर विल बी एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी और मनी सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी। ये बिल्कुल आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स है कि सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा होती है तो सरप्लस होता है। इसी तरीके से जब मनी सप्लाई मनी डिमांड से ज्यादा होगा तो सरप्लस ऑफ मनी होगा, लिक्विडिटी एक्सेस होगी, तो इंटरेस्ट रेट खुद ब खुद कम होने शुरू हो जाएगा और वापस यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से जब इंटरेस्ट रेट R2 होगा तो डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, तो शॉर्टेज होगी, और जब भी शॉर्टेज होती है तो चीज महंगी होती है। तो यहाँ पर पैसों की प्राइस क्या है? इंटरेस्ट रेट। तो जब मनी डिमांड मनी सप्लाई ज्यादा होगा, इसका मतलब शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट R पे आ जाएगा। अब ये कीनसियन का मॉडल था। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बेसिकली ये हमें बताने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से मनी मार्केट्स काम करती हैं। अब जैसे मॉनेटरिस्ट जो है, मॉनेटरिस्ट ये कहता है कि जब आप अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाते हो, ये बहुत डायरेक्ट है, देखो वर्ड से समझ आ रही है, ये बहुत डायरेक्ट है। क्या डायरेक्ट है? ये कहता है कि जब आप इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से देयर इज हायर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से देयर इज हायर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है भाई, यहाँ तो कहानी समझ आती है। मनी सप्लाई बढ़ रहा है पर मनी डिमांड तो अपनी जगह पे ही है। मनी सप्लाई बढ़ रहा है पर मनी डिमांड तो अपनी जगह पे ही है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ता है और मनी डिमांड अपनी जगह पे रहती है ना, तो देयर इज अगेन मनी सप्लाई एक्सीड्स मनी डिमांड, और यहाँ पर फिर वापस आपकी इकोनॉमी में जो है वो बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो शुरू हो गया है जहां पर लोगों के पास पैसा ज्यादा है, जहां पर लोगों के पास इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब सिनेरियो थोड़ा खराब हो गया है। मतलब मैं आपको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे इसकी एग्जांपल दूं ना, तो कुछ इस तरीके की है। माइक्रो लेवल पे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरीके की है। अच्छा, मॉनेटरिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोलता था कि मनी सप्लाई मनी डिमांड को एक्सीड करेगा तो इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लंबी नहीं करता था मॉनेटरिस्ट। मॉनेटरिस्ट ये कहता है कि मनी सप्लाई मनी डिमांड से ज्यादा होने का मतलब है कि इकोनॉमी में हायर लिक्विडिटी है, लोगों के पास पैसा बहुत है। तो देयर विल बी अ सिनेरियो व्हिच इज नोन एज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अब इसकी माइक्रो लेवल पे एग्जांपल क्या है भाई? मिसाल के तौर पे एक स्कूल है और एक स्कूल में कैंटीन है, और उस कैंटीन में पड़े हुए 10 समोसे। उस कैंटीन में ना 10 समोसे पड़े हुए आलू के। अब जाहिर है बच्चों को खाने। अब हमने क्या करा, हमने हर बच्चे को 5,000 रुपए दे दिए। मुझे बताओ, जब हर बच्चे के पास 5,000 रुपए आ जाएंगे तो हर बच्चा कैंटीन जाएगा। जब हर बच्चे के पास 5,000 रुपए आ जाएंगे तो हर बच्चा कैंटीन जाएगा, और हर बच्चा कैंटीन में जाके क्या मांगेगा? बोलेगा भाई मुझे समोसा खरीदना। कैंटीन वाला क्या करेगा इस पॉइंट पे? मतलब आप अगर कैंटीन वाले होते तो आप क्या करते? समोसा महंगा कर देते। सही है, क्या करते? समोसा महंगा कर देते। तो ये बेसिक सिनेरियो है कि भाई अगर लोगों के पास जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है और लोग जब चीजों की खरीदारी करने जाते हैं तो आउटपुट तो अपनी जगह पे है ना बेटा। समोसे तो अभी भी 10 हैं। समोसे तो अभी भी 10 हैं। अगर वो समोसे बढ़ाना भी चाहे तो ऐसा हो सकता है कि यार फिर भी वो डिमांड ना मीट कर पाए, तो चीज तो महंगी होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो लोग खरीदारी बढ़ाते हैं, लोग स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, और जब लोग स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो इससे इकोनॉमी में शॉर्टेज होती है, क्योंकि आउटपुट तो उतना ही है पर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है। तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स लीड्स टू अ सिनेरियो which increases the price in the economy, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है, दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। और मॉनेटरिस्ट ये कहता है कि मनी सप्लाई का बढ़ना इज द सोल रीजन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब एक इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन सिर्फ तभी आती है जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई को मिसमैनेज कर ले। जिम्बाब्वे में यही हुआ था। जिम्बाब्वे में यही हुआ था। मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब क्या है, जरा एक और कॉन्सेप्ट या समझो। जितनी बड़ी नोट है ना एक इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा मनी सप्लाई। आप नोट करो दुनिया भर में, जैसे पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की हम एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 5,000 रुपए का। पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 5,000 रुपए का। यूएस डॉलर की सबसे बड़ी नोट कौन सी है? यूएस डॉलर की सबसे बड़ी नोट कौन सी है? बता सकता है कोई? मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट तो 5,000 है।
यूएस डॉलर की सबसे बड़ी नोट कौन सी है? 100। आपको यहां से डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब एक इकोनॉमी में जितना बड़ा नोट आएगा, ये एक इंडिकेशन है कि उस मुल्क में महंगाई है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप अपनी कॉलेज की फीस भरने जाते हो, या आप अपने स्कूल की फीस भरने जाते हो, या आप अपनी ट्यूशन की फीस भरने जाते हो, और फर्ज करो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 100 रुपए का है, तो क्या ये लॉजिकल है? मतलब आपको तो पूरा बैग भर के जाना पड़ेगा फीस भरने के लिए। तो हायर वैल्यू ऑफ नोट्स, जितनी बड़ी नोट्स होंगी ना, ये एक इंडिकेशन है कि उस मुल्क में महंगाई है। तो बड़ी नोट का होना इज अ डिसएडवांटेज, और यहाँ पर यही मतलब है इसका। मनी सप्लाई के बढ़ने का मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी में नोट बड़ी होती जा रही है। दूसरे लफ्जों में अगर देखें इसको, तो जितनी बड़ी नोट उतनी महंगाई, जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा उतनी महंगाई। अब जिम्बाब्वे में बिलियन डॉलर का भी नोट आ गया था, मिलियन डॉलर का भी नोट आ गया था, और भी आगे की पता नहीं क्या 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 तरीके की नोट आ गई थी वहां पे, तो जो कि इंडिकेट कर रहा था कि मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ते जा रही है तो महंगाई भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि छोटे नोट का अब काम नहीं है। क्या लोग बैग भर भर के चीजें खरीदने जाएंगे क्या? तो ऐसे तो मनी की डेफिनेशन ही मीट नहीं करोगे, मनी शुड बी पोर्टेबल। अब ये तो फिर अजीब ही सीन हो जाएगा। डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्म होंगे। इसका मतलब फिर आपको नोट बड़ी निकालनी पड़ती है। तो मॉनेटरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। कीनजियन का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। कीनजियन का जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म था ना, वो इनडायरेक्ट था। कीनजियन का जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म था वो इनडायरेक्ट था। कीनजियन ये कहता है कि ये मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से डायरेक्ट ये सब नहीं शुरू होता। कीनजियन ये कहता है कि जब आप एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाते हो ना, तो मनी सप्लाई मनी डिमांड को एक्सीड करता है। तो जब मनी सप्लाई मनी डिमांड को एक्सीड करता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अभी बताया पीछे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो लोग बोरो ज्यादा करेंगे, बोरो ज्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रिटर्न ऑन सेविंग कम हो रहा है, बैंक में पैसा सेव करने का फायदा नहीं है क्योंकि रिटर्न कम है। तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो रिटर्न ऑन सेविंग कम है। जब रिटर्न ऑन सेविंग कम है तो पीपल विल सेव लेस, एंड व्हेन पीपल विल सेव लेस दे विल स्पेंड मोर, एंड व्हेन दे स्पेंड मोर तो कंजम्पशन बढ़ती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। फिर एक और चीज यहाँ पर आपको एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब एक मुल्क का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि जब आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री की बैंक में आके पैसा सेव नहीं करते। जब आपके मुल्क की बैंक कम रिटर्न देगी, जब आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट गिरता है, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री की बैंक में पैसा सेव नहीं करेगा। इसका मतलब बाहर मुल्क से हमारे मुल्क में पैसा नहीं आ रहा है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में पैसा सेव ही नहीं कर रहे, तो इससे हमारी करेंसी की डिमांड गिरेगी, तो डिमांड फॉर रुपीज विल फॉल, एंड once the demand for rupees fall, this will lead to a fall in the value of currency। और आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स होंगे, वो लोग ये बोलेंगे कि यार ये बैंक तो बहुत कम रिटर्न दे रही है, तो लोकल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके बाहर मुल्कों की बैंक में सेव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब पाकिस्तानी बाहर कंट्रीज में जाके बाहर कंट्रीज की बैंक में पैसा सेव करेंगे, तो वो रुपीज बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपीज की सप्लाई बढ़ रही है। और जब रुपीज की सप्लाई बढ़ेगी तो इससे भी रुपीज की वैल्यू गिरेगी। हेंस इट इज प्रूव दैट इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो एक्सचेंज रेट भी कम होता है। इसका मतलब आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर गई। और जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है। जब आपका इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इंटरेस्ट रेट के गिरने से एक्सचेंज रेट गिरता है, और जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाती है और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर गिरेगा। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, व्हिच विल लीड टू अ बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। और बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होने का मतलब है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। आप देखो यहाँ पर तीन चेंज क्रिएट हुई हैं जिसके थ्रू आपने ये एक्सप्लेन किया कि हाँ, इंटरेस्ट रेट के कम होने से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। पर आप देखो मॉनेटरिस्ट का मॉडल कितना सिंपल था। मॉनेटरिस्ट कहता है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, पीपल विल स्पेंड मोर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या डिमांड बढ़ेगी, दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। पर कीनजियन का मॉडल बहुत डिफरेंट है। तो कीनजियन के मॉडल्स की आप ग्राफ्स देखो। कीनजियन ये कहते हैं कि भाई इनडायरेक्ट मैकेनिज्म कब अप्लाई होता है? जब एक इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप होता है, जब एक इकोनॉमी में नेगेटिव आउटपुट गैप होता है, जब एक इकोनॉमी में रिसेशन होती है, जब एक इकोनॉमी में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो उस सिनेरियो में आपको मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ता है। और जब आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो तो मनी सप्लाई के बढ़ने से आप देख लो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो याद है इन्वेस्टमेंट वाला डायग्राम एमईसी का, कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। इन सारी चीजों से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, विच विल शिफ्ट योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अपवर्ड्स, जिसकी वजह से इकोनॉमी में रियल जीडीपी बढ़ जाएगा, रियल नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। एंड दिस माइट लीड टू इन्फ्लेशन, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में शॉर्टेज तो क्रिएट होगी। अब इन्फ्लेशन होगी या नहीं होगी ये इकोनॉमी के स्पेयर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पर यही है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के मॉडल से चीजों को कैसे देखा जाता है। जो एएस लेवल में आप एडी और एएस पढ़ते थे ना, अब वो पूरा वापस आएगा। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं उस पर आ रहा हूँ। ग्राफ तो बहुत सिंपल है। एक मनी डिमांड बना हुआ है, मनी सप्लाई बना हुआ है, इंटरेस्ट रेट आया हुआ है, मनी सप्लाई को बढ़ाया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, खत्म। क्या मुश्किल है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एमएससी वाली लाइन बनाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऊपर शिफ्ट हो गया तो रियल नेशनल इनकम बन गई। जी था बिल्कुल। मतलब जब गवर्नमेंट को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही बढ़ाती है नॉर्मली, अगर देखा जाए। नॉर्मली बता रहा हूँ। सही। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता था, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड के जब डायग्राम्स बनाते थे तो वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल लिखते थे, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी लिखते थे, एडी वाज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वेशन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। तो जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो रियल जीडीपी कम हो जाता है। सो व्हाई डज इट हैपन, मतलब क्यों, क्यों प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल जीडीपी कम हो रहा है, व्हाई इज एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो एक बात तो क्लियर है कि प्राइस लेवल के चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड पे मूवमेंट आती है, पर सवाल ये है कि प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल जीडीपी कम क्यों हो रहा है, एडी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो एडी डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की तीन वजहें होती हैं। सबसे पहली रीजन ये होती है कि जब एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ता है तो जनरली परचेजिंग पावर कम होती है, बिकॉज इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो जिसकी वजह से लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं तो रियल जीडीपी कम हो जाता है। तो दिस इज नोन एज द वेल्थ इफेक्ट। जाहिर सी बात है, प्राइस लेवल बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, रियल जीडीपी कम होगा, क्योंकि मुल्क का आउटपुट गिरेगा ना, जाहिर स्पेंडिंग ही नहीं होगी। तो वेल्थ इफेक्ट। दूसरा, जब एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ता है तो दूसरा दूसरा रीजन बताने से पहले एक और चीज सुन लो कि व्हेन यू मेक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड यू अज्यूम दैट द मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। ये याद कर लो जिंदगी भर के लिए। व्हेन यू मेक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड यू अज्यूम दैट द मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। एएस का बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि व्हाट इज हेल्ड कांस्टेंट व्हाइल मेकिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड। तो मनी सप्लाई इज हेल्ड कांस्टेंट। अब आप खुद इस चीज को समझो कि आप डेली 50 रुपए की एक चीज खरीदते थे, वो 60 रुपए की हो गई, तो अब आप 10 रुपए से डिमांड बढ़ाओगे, यू विल इंक्रीज द डिमांड फॉर मनी। जब चीजें महंगी होती है ना इकोनॉमी में, तो खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हाथ में चाहिए होते हैं। इसका मतलब जब इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ेगी तो मनी डिमांड बढ़ेगी। मसला ये है कि मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, मनी डिमांड तो बढ़ गई पर मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, ये तो मसला हो गया। मनी डिमांड बढ़ गई पर मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो दिस इज एन इशू। So when money demand is greater than the money supply, interest rate starts to increase. There is an upward pressure on the interest rate. तो जब interest rate बढ़ेगा तो people will save more. बैंकों में पैसा डाल देंगे. When people save more, they spend less, and when people spend less, तो real GDP कम हो जाता है. So this is known as the interest rate effect. और फिर सबसे आखिरी इफेक्ट आपका एक्सचेंज रेट से लिंक्ड है, इंटरनेशनल ट्रेड से लिंक्ड है। कि भाई जब एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ती है तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होता है। जब एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ती है तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होता है। जब प्राइस लेवल के बढ़ने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है तो उससे भी रियल जीडीपी कम हो जाता है, क्योंकि जाहिर है जब आपकी इकोनॉमी में चीजें महंगी होंगी तो बाहर वालों को आपका मुल्क महंगा लगेगा। दिस विल लीड टू लोअर एक्सपोर्ट रेवेन्यू, बीओटी डेफिसिट, रियल जीडीपी का फॉल। दिस इज नोन एज द एक्सचेंज रेट अफेक्ट। दिस इज नोन एज द एक्सचेंज रेट अफेक्ट। क्लियर है ये बात।
देयर आर थ्री रीजंस व्हाई द एग्रीगेट डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अच्छा, अब एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन तो आपको पता ही है वैसे, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो व्हेन डज द एडी शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन दीस कंपोनेंट्स। भाई जैसे C बढ़ जाएगा, I बढ़ जाएगा, G बढ़ जाएगा, X बढ़ जाएगा और M गिर जाएगा, तो AD विल शिफ्ट टू द राइट। तो AD शिफ्ट्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कंपोनेंट्स, मतलब प्राइस लेवल चेंज नहीं हो रही, इन कंपोनेंट्स में चेंज आ रहा है। जैसे इनकम टैक्स कम हो गया तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, गवर्नमेंट ने बोरो करके अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, एक्सपोर्ट सब्सिडी की वजह से आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो गए, विच लीड्स टू हायर एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अभी ट्रम्प ने जो है वो टैरिफ्स लगाए, जब आप टैरिफ्स लगाते हो तो इंपोर्ट महंगा होता है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो इस तरीके से आपका एडी बढ़ सकता है, दिस विल शिफ्ट टू द राइट, और एडी कम होगा तो दिस विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। Now, when we talk about aggregate supply, there are two types of aggregate supply. One is a short run aggregate supply and the other is a long run aggregate supply. Now, short run aggregate supply is very simple. It is just like an upward sloping supply curve according to the law of supply. मतलब जब एक economy में price level बढ़ती है तो producers are encouraged to increase their production, hence the real GDP increases. And when does the short run aggregate supply shift? सही है? When does the short run aggregate supply shift? तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब शिफ्ट करता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ईमान बेटे वो इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ेंगे, आगे भी आएगा। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कब करता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का मसला नहीं है, असल मसला जो अब शुरू होता है ना वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के बाद। देखो ये शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, जिधर आपने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के इक्वल करा हुआ है, आपके पास एक प्राइस लेवल आ गई, एक रियल जीडीपी आ गया, तो ये बड़ा सिंपल मॉडल है जो एएस लेवल में आप पढ़ चुके हो, सही है। अब जो असल यहाँ पर आपकी गेम शुरू होती है ना वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पे होती है। यहाँ से बहुत गौर फरमाना है आपको। Now, when we talk about long run aggregate supply, long run aggregate supply is basically LRAS, सही है। अब ये मैं लिख के क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको खुद पता चलना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, सही है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट है द मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जो कि मिल्टन फ्रीडमैन के फॉलोअर है। मॉनेटरिस्ट का जो स्कूल ऑफ थॉट है ना वो बड़ा अजीब सा है, वो बहुत अजीब सा माइंडसेट है। अब वो अजीब सा माइंडसेट क्या है मैं आपको बताऊं कि ये लोग बेसिकली क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पीपीसी बनाऊं, दिस इज गुड वाई, दिस इज गुड एक्स एंड दिस इज ऑरेंज, ये एक पीपीसी, दिस इज ए, दिस इज बी। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट, वाई ए का मतलब क्या है? एक्चुअल लेवल ऑफ जीडीपी, सही है, एक्चुअल लेवल ऑफ जीडीपी। तो बेसिकली दिस शोज कि इकोनॉमी में अभी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हैं और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, सही है। अब कीनियन मॉनिटर्स ये कहते हैं कि ये जो ऑन द पीपीसी, अब देखो मिसाल के तौर पर दिस इज वाई एफ, अब ये ऑन द पीपीसी वाला जो पॉइंट है ना पोटेंशियल लेवल ऑफ जीडीपी, दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी एंड दिस इज बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब एक इकोनॉमी इनसाइड द पीपीसी ऑपरेट करती है और उस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट्स बीच में आती हैं एंड गवर्नमेंट इंटरवीन थ्रू पॉलिसी। जैसे मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम कर देगी, इनकम टैक्स कम करेगी तो दिस इज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। आपने इनकम टैक्स कम करा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया, आपने कंजम्पशन एनकरेज करी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो इकोनॉमी में क्या बढ़ेगा? आउटपुट क्रिएट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, रिसोर्सेज विल स्टार्ट गेटिंग यूटिलाइज्ड, दिस विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द पीपीसी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी इकोनॉमी का जो नेगेटिव आउटपुट गैप है, जो डिफ्लेशनरी गैप है, बिकॉज द पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द एक्चुअल, वो खत्म हो जाएगा। मॉनिटर्स कहते हैं कि भाई इतनी लंबी नहीं है, मॉनिटर्स कहते हैं कि पहली बात, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेम्परेरी फेज, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेम्परेरी फेज। ये कहते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्परेरी फेज है। Monetarists believed, monetarists believed कि there should be no government intervention, पहली चीज। They were the pure believers of capitalism,
दे वर द प्योर बिलीवर्स ऑफ अ फ्री मार्केट, दे वांटेड अ फ्री मार्केट। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट मार्केट्स को खराब करती है। ये कहते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, लॉन्ग रन में आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ही होनी है, आप टेंशन नहीं लो। ये जो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है ना, ये टेम्परेरी है और ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये जो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, ये टेम्परेरी है और ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंगली जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, इनके अकॉर्डिंगली जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, इनके अकॉर्डिंगली जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो एक वर्टिकल लाइन है। इनके अकॉर्डिंगली जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो एक वर्टिकल लाइन है, मतलब दिस इज अ वर्टिकल लाइन इनके अकॉर्डिंगली। क्योंकि ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, एक इकोनॉमी हमेशा अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही ऑपरेट करेगी। आप कुछ भी कर लो, इकोनॉमी घूम फिर के अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही आएगी। अब ये अजीब सी बात है कि नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या ये इसका मॉडल ठीक है? और ना इसलिए एक और बात, अब पॉइंट ये कि क्या एलआरएएस राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है। मतलब द शिफ्ट ऑफ द पीपीसी इज शिफ्ट ऑफ द एलआरएएस। आपने एएस लेवल पे पढ़ा होगा कि जब भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जब भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती हैं, इट शिफ्ट्स द पीपीसी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक इकोनॉमी का क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उस कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाता है। पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है द पीपीसी will shift to the right. And when the PPC shifts to the right, this means that LRAS shifts to the right. And when the PPC shifts to the left, and when the PPC shifts to the left, the LRAS shifts to the left. The quantity and quality of resources economy में कम हो रही है। तो इनके अकॉर्डिंगली एक इकोनॉमी हमेशा पोटेंशियल पे ऑपरेट करती है। पोटेंशियल पे ऑपरेट करने का मतलब ये हुआ, पोटेंशियल पे ऑपरेट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सामने एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बनाऊं, अब जरा गौर से सुनना बोल के आ रहा हूं। ये गुड वाई, ये गुड एक्स, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज वाई, ठीक है? यही होता है बेटा, गनी सही कह रहे हो। अभी हम कीन्सियन का मॉडल पढ़ेंगे ना, वो यही कहता है। अब ये जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट वन पे एक्चुअल भी है, इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल भी है। इसका मतलब आपका एक्चुअल पोटेंशियल पे, इसका मतलब आपका एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट दोनों इक्वल है। इससे एक और चीज क्लिक करनी चाहिए कि मॉनिटर्स के अकॉर्डिंगली आउटपुट गैप्स होते ही नहीं है। मॉनिटर्स के अकॉर्डिंगली आउटपुट गैप्स अगर हैं भी तो वो टेम्परेरी है और वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आउटपुट गैप क्या थे, आउटपुट गैप क्या थे? जब एक्चुअल level of GDP या actual output of the economy is not equal to the potential level of GDP और potential output। ये लोग ये कहते हैं कि अगर एक इकोनॉमी का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ये है, तो दिस इज द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द एग्रीगेट डिमांड। इनके अकॉर्डिंगली एक इकोनॉमी यहाँ पर ऑपरेट करती है, दिस इज द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। एक इकोनॉमी यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, तो दे बिलीव कि इकोनॉमी का शॉर्ट रन लॉन्ग रन के साथ ही होता है और इकोनॉमी ऑपरेट ही लॉन्ग रन पे करती है, एक इकोनॉमी ऑपरेट ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे करती है। तो इनके अकॉर्डिंगली ऐसा सिनेरियो होता है। पर अगर कोई आउटपुट गैप होता भी है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब सिनेरियो हो सकते हैं ना जहां पर आउटपुट गैप हो, पर ये लोग कहते हैं कि वो आउटपुट गैप टेम्परेरी है। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मॉनिटर्स के ग्राफ से आउटपुट गैप कैसे दिखाते हैं। मॉनिटर्स के ग्राफ से आउटपुट गैप कैसे दिखाते हैं, जरा देखना। मॉनिटर्स के ग्राफ से आउटपुट गैप दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है, जरा गौर से देखना। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज है जो आपके 20 मार्कर्स में आएगी। अब 20 मार्कर वाली गेम शुरू हो गई है, क्योंकि ये डायग्राम्स इन्फ्लेशन पॉलिसी और सब में बनती है।
मतलब ये डायग्राम्स एडी और एएस वाली। तो इकोनॉमी का एक्चुअल अभी फिलहाल यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल। दिस इज द एक्चुअल, राइट। तो बराबर में एक और डायग्राम भी बना रहा हूं। अब ये लोग क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल यहाँ पर है, ये वाई एफ है, ये कौन सा आउटपुट गैप है, कोई बता सकता है ये कौन सा आउटपुट गैप है? ये कौन सा आउटपुट गैप है? नेगेटिव आउटपुट गैप है। दिस इज अ नेगेटिव आउटपुट गैप। दिस इज अ नेगेटिव आउटपुट गैप, दिस इज अ deflationary gap because potential is greater than actual। है ये मेरी बात। और अगर मुझे पॉजिटिव आउटपुट गैप दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा? दिस इज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप, this is a positive output gap where the actual is greater than the potential। ये पॉजिटिव आउटपुट गैप है। which is also known as inflationary gap। है ये। पर इनके बिलीव में यही है कि ये टेम्परेरी और ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये टेम्परेरी और ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। पर कीनजियंस जो है ना वो फिर बीच में आते हैं और कीनजियंस कहते हैं कि यार आप पागलों वाली बात कर रहे हो। कीनजियंस कहते हैं कि ये किस तरह की वाहियात थ्योरी है आपकी। कीनजियंस ये कहते हैं कि एन इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज इन फुल एम्प्लॉयमेंट। एन इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज इन फुल एम्प्लॉयमेंट। कीनजियंस कहते हैं कि जो ये मॉनिटर्स बात कर रहे हैं ये बेवकूफाना बातें हैं। सही है, अब ये खुद कैसे खत्म होगा था वो मैं बता रहा हूँ। कीनजियंस कहते हैं कि ये बेवकूफाना बातें हैं और जो आप कह रहे हो ना ऐसा नहीं होता है, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर कैसे खत्म हो रहा है। सही है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आपको दूंगा ये खत्म कैसे हो रहा है। पर कीनजियन ने पहले ही बोल दिया था कि ये बिल्कुल फालतू बातें हैं और अगर आपने इकोनॉमी को अपने हाल पे छोड़ दिया ना वो और पीछे जाएगी। मतलब कीनजियन क्या कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हो ना और आपने अपने हाल पे छोड़ दिया, जिस तरह मॉनिटर्स बोलता है छोड़ दो, आप तो मजीद पीछे आ जाओगे। आप मजीद पीछे आ जाओगे, हाल इंप्रूव नहीं होंगे, वर्सन होंगे। ये कहता है कि इसको मैन्युअली आगे लेके जाना पड़ेगा, मैन्युअली, और मैन्युअली इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। और कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? ये कह रहा है कि ये जो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो खत्म ही नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ेगा वरना ये मसला हल ही नहीं होगा। तो ये कहते हैं इनकम टैक्स कम करो, फॉर एग्जाम्पल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाओ, इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ाओ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ, मुल्क में आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एक्चुअल बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर आप अपने पोटेंशियल पे आ जाओगे। इनके अकॉर्डिंगली एन इकोनॉमी गोज थ्रू थ्री स्टेजेस। वन इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज, वन इज एन इंटरमीडिएरी रेंज, और फिर एक आता है वर्टिकल रेंज। ये कहते हैं कि एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट पे कितना इंपैक्ट आएगा ये डिपेंड करता है ऑन द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेशनरी गैप ऑन द इकोनॉमी। आपको याद होगा कि आप एएस लेवल में एक एलआरएएस पढ़ते थे, यूं बनाते थे। ये वो वाला एलआरएएस मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ। सही है। तो ये वाला ग्राफ जो था ना वो कीनजियंस का था, जो हम एएस लेवल में पढ़ रहे हैं। और मैं तो ये एएस लेवल में भी बताता हूँ कि किसका था किसका नहीं था। इसका मतलब आप देखो बड़ा सिंपल मॉडल है इनका। इनका मॉडल बड़ा सिंपल है। मॉनिटर्स का एलआरएस ऐसे होता है ना, कीनजियन कहते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। कीनजियन के अकॉर्डिंगली लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ऐसा होता है और ये बहुत लॉजिकल है। ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हो, लेट्स से आपका एग्रीगेट डिमांड ये है, ठीक है। अब आपका एग्रीगेट डिमांड ये आप यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हो, दिस इज एन आउटपुट गैप। ये आपकी इकोनॉमी की स्पेयर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी इकोनॉमी के डिफ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी इकोनॉमी की रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज अभी हैं, ये आपकी इकोनॉमी की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज शो कर रहा है। तो अभी आप देखो मेरा मुल्क बहुत खराब हालत में, अभी मेरा मुल्क बहुत खराब हालत में, तो मुझे एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है।
जब मैं एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाऊंगा तो इनिशियली आप देखो प्राइस लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इनिशियली प्राइस लेवल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर इकोनॉमी में परफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर इकोनॉमी में परफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। पर अगर इसके बाद एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इसके बाद एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से अगर आप एक चीज नोट करो, आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ रही है, पर ये वाला प्राइस लेवल का बढ़ना आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये माइल्ड इन्फ्लेशन है। क्योंकि आप देखो इस पॉइंट पे आपका रियल जीडीपी कितने से बढ़ रहा है, आप देखो प्राइसेस का इंक्रीज कितना है और रियल जीडीपी का इंक्रीज कितना है। सो दिस स्टेज इज माइल्ड इन्फ्लेशन। व्हाट इज दिस स्टेज? माइल्ड इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद जब फर्दर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जब इसके बाद फर्दर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और आप अपने पोटेंशियल पे पहुंच जाते हो, ये वो पॉइंट होता है जब इन्फ्लेशन आपके हाथ से निकलना शुरू हो गई है, ये वो पॉइंट होता है जब इन्फ्लेशन आपके हाथ से निकलना शुरू हो गई है। क्योंकि इस पॉइंट पे आप देखो आपकी इकोनॉमी का प्राइस लेवल जो है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, आपका प्राइस लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो दिस इज नोन एज रनिंग इन्फ्लेशन। पर आप देखो आपका प्राइस इतना ज्यादा से बढ़ रहा है पर आउटपुट कितना कम से बढ़ रहा है, तो दिस इज डेंजरस फॉर द इकोनॉमी, दिस इज डेंजरस। क्योंकि प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है और आउटपुट कम से बढ़ रहा है, तो दिस इज डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। और जब इसके बाद आपका एग्रीगेट डिमांड मजीद बढ़ता है तो अब आपकी इकोनॉमी में आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, अब आपकी इकोनॉमी में आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब आपकी इकोनॉमी में सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रही है, दैट इज P3। तो क्लियरली जो है वो हमें यहाँ पर एक चीज समझ आ गई है कि ये वाला जो सेगमेंट है ये हाइपर इन्फ्लेशन है, कि अब सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। एंड दिस वाज द कीनजियंस लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो कीनजियन के अकॉर्डिंगली दिस इज द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। कीनजियन के अकॉर्डिंगली एक इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं होती। कीनजियन कहते हैं कि जब तक तुम इकोनॉमी को यहाँ से पुश नहीं करोगे इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। मॉनेटरिस्ट तो कहते हैं कि इकोनॉमी को अपने हाल पे छोड़ दो खुद आगे आ जाएगी। अब ये मॉनेटरिस्ट का क्लेम क्यों था, ये मॉनेटरिस्ट क्यों कहते थे कि इकोनॉमी अपने हाल पे छोड़ दो खुद ब खुद आगे आ जाएगी, मॉनेटरिस्ट क्यों ये पागलों वाली बात करते थे? और ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, और ये नेक्स्ट सेगमेंट है ये वाला हमारा, जिसमें हम ये चीज अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये चीज अभी डिस्कस करेंगे कि ये मॉनेटरी ऐसा क्यों कहता था। तो नेक्स्ट चीज आपकी यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइस। मॉनेटरिस्ट used to say that wages are flexible. They used to say prices are flexible. अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं वेजेस आर फ्लेक्सिबल, ये क्यों कह रहे हैं प्राइस आर फ्लेक्सिबल? इसके पीछे वजह है, वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने बनाऊं, और मैं जो है ना वो एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बना रहा हूँ और मैं मॉनिटर्स के अकॉर्डिंगली शो कर रहा हूँ कि यार एक इकोनॉमी जो है ना वो अपने एक्चुअल पे ऑपरेट कर रही है, पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही है, तो अभी बिल्कुल सब सही चल रहा है मॉनिटर्स के अकॉर्डिंगली, कोई भी मसला नहीं है। सही है, तो दिस इज माय इक्विलिब्रियम ई एंड दिस इज द प्राइस। अब अगर फॉर एग्जांपल इस इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, लेट्स से इस इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एडी अब यूं आ जाएगा, जब एडी यूं आ जाएगा तो आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा E1 पे, और आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल अब कम हो चुकी है, और आपकी इकोनॉमी में जो एक्चुअल है वो अब पीछे आ गया है, आपकी इकोनॉमी में जो एक्चुअल है वो अब पीछे आ चुका है क्योंकि आपका एडी जो है वो अब कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हुआ तो प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड फॉर लेबर कम हुआ, और उस इकोनॉमी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब आप इनसाइड द पीपीसी आ चुके हो, अब आप इनसाइड द पीपीसी आ चुके हो, मतलब आपका पॉइंट अब इनसाइड द पीपीसी आ गया है। और ये कहते हैं कि ये टेम्परेरी है, ये कहते हैं मार्केट खुद एडजस्ट होगी। जब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो वेजेस बढ़ेंगी गिरेंगी? जल्दी से बताओ। ये आलियन आखिरी चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइस आज की क्लास में। तो मुझे बताओ वेजेस बढ़ेंगी या गिरेंगी? वेजेस गिरेंगी, तो वेजेस विल बी कट, वेजेस गिरना शुरू हो जाएंगी।
इनके अकॉर्डिंगली वर्कर्स विल एक्सेप्ट अ वेज कट। इनके अकॉर्डिंगली वर्कर्स विल एक्सेप्ट अ वेज कट। एंड व्हेन वर्कर्स विल एक्सेप्ट अ वेज कट, तो बिजनेस इसकी कॉस्ट ऑफ क्या कम होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, तो इकोनॉमी वापस अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गई है विद अ मच लोअर प्राइस। तो एक्चुअल आपका पहले यहां पर आया, फिर वापस चले गया। ये मॉडल था मॉनेटरिस्ट का। मॉनेटरिस्ट ये कहते थे कि वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। ये कहते थे विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये कहते थे विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन an economy can be recovered from a recession। ये कहते हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एन इकोनॉमी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम अ रिसेशन। कीन्सियन कहते थे ये जो तुम बातें कर रहे हो, कीन्सियन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना। कीन्सियन कहते हैं ये जो तुम बातें कर रहे हो ना बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हारी कहानी जो है ना वो यहां से आगे बढ़ेगी नहीं। कीन्सियन कहते हैं कि स्टेप 2 पे कहानी रुक जाएगी। कीन्सियन कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब तीसरे स्टेप से तुम जो भी बातें ठोक रहे हो ना वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वर्कर्स वेज कट कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। कीन्सियन ये कहते हैं बिजनेसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी कम होगी ही नहीं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कभी बढ़ेगा ही नहीं, और इकोनॉमी रिसेशन से कभी रिकवर करेगी ही नहीं। ये कीन्सियन का मॉडल था। दिस वाज द मॉडल ऑफ कीन्सियंस। कीन्सियंस बोलते थे वेजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड्स, वेजेस आर स्टिकी डाउनवर्ड्स, पीपल हेट अ वेज कट। ये जो आप कह रहे हो ना शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा, ये वाला स्टेप तो कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल यहां से नीचे तो अब आ ही नहीं सकती। आप एक बार नोट करो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपने कभी नोट किया कीन्सियन का एक रैंडम प्राइस से शुरू होता है? कभी नोट किया आपने ये बात कि कीन्सियन का लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एक रैंडम प्राइस से शुरू हो जाता है? क्यों प्राइस इससे कम नहीं जाती? प्राइस इससे कम क्यों नहीं जाती? क्योंकि यही तो पूरा मॉडल है। ये कहता है कि वेजेस आर स्टिकी डाउनवर्ड्स, पीपल हेट अ वेज कट, एंड व्हेन पीपल डू नॉट एक्सेप्ट अ वेज कट, तो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ही नहीं होगी, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कभी बढ़ेगा ही नहीं, तो प्राइस P1 से कभी नीचे आ ही नहीं सकती। तो दिस P1 इज दिस प्राइस, दिस P1 इज दिस प्राइस। ये कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, 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 पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि स्टिकी रेंज होगी। स्टिकी रेंज का मतलब है अब उससे नीचे वर्कर वेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस दिन वर्कर ने वेज कट एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, वहां पर इकोनॉमी एक डीप रिसेशन में चली जाएगी। वहां पर ये कहते हैं कि रिसेशंस कैन बी लॉन्ग एंड पेनफुल, एंड एट दिस पॉइंट without government intervention you can never recover the economy, you can never recover the economy। there it is। सवाल यहाँ था। एक चीज जिसपे ये दोनों अग्री करते थे वो वेज राइस पे। वेज राइस पे कोई मसला नहीं है। देखो मैं वेज राइस वाला भी बता देता हूँ। जैसे मैं मोनेटिक्स के मॉडल से चलो वेज राइस वाली बात, इनका फड्डा वेज कट पे ही है। वेज राइस पे कोई मसला नहीं है। मतलब इफ दिस इज द प्राइस लेवल, दिस इज द रियल जीडीपी। मैंने सोचा था ये नहीं बताऊंगा मैं, चलो सवाल आ गया तो मैं बता देता हूँ। दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, एंड दिस इज पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी जो है ना वो करंटली यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, सही है, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज पॉइंट है। अब लेट्स से मैं आपको कहता हूँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो एडी राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। जब एडी राइट पर शिफ्ट होगा तो क्लियरली एक इकोनॉमी में पॉजिटिव आउटपुट गैप हो गया है। क्लियरली एक पॉजिटिव आउटपुट गैप आ गया इकोनॉमी में। दिस इज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप क्योंकि अब एक्चुअल आपका आगे हो चुका है।
सही है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि जैसे ही एडी बढ़ेगा तो इकोनॉमी में ये पॉसिबल कैसे है कि आप पोटेंशियल से आगे जा रहे हो, ये पॉसिबल कैसे है, ये एडी के बढ़ने से पॉसिबल कैसे है कि आप पोटेंशियल से आगे जा रहे हो। ये मैंने आपको इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ाते हुए बताया था कि आप अपने पोटेंशियल ग्रोथ रेट से आगे कैसे ऑपरेट करते हो। जब आप अपने वर्कर से ओवर टाइम काम कराते हो, जब आप अपने वर्कर से ओवर टाइम काम कराते हो तो वेजेस बढ़ती हैं, एंड पीपल लव हायर वेजेस। वेजेस बढ़ती हैं तो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। जब बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम कर देते हैं। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम करके दिखा दो, ये रहा, खुद ब खुद इकोनॉमी रिकवर कर गई। अब कीनजियन ये कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ेगा, कीनजियन कहते हैं कि ये खुद ब खुद नहीं होता। बट अगेन यहाँ पर इनका इतना पंगा वैसे है नहीं, थोड़ी बहुत बात कीनजियन भी इसकी मान लेते हैं। इतनी कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये इतनी कोई खतरनाक वो चीज नहीं है। प्राइस का बढ़ना तो चलो कॉमन ही है। इस तरह आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है पॉजिटिव आउटपुट गैप से। मतलब कुल मिला के अगर आप मॉनेटरी की पॉलिसी समराइज करो ना, ये प्रॉपर बिलीव करते थे मार्केट इकोनॉमीज में, दे डिड नॉट बिलीव इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये कहते थे गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन मार्केट्स, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन मार्केट्स। क्लियर है?